गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? चलो आज हम एक कार्यक्रम देखते हैं। कौन सा कार्यक्रम है हमारा? आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो अध्याय 2, यह है अम्ल क्षार लवण। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारी बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। कहने का मतलब जब जल में अम्ल मिलाया जाएगा तो क्या होगा और जल में जब क्षार मिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक पढ़ने से पहले एक हम प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। जब ठोस सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड ठोस है, जब ठोस सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, एसिड डाल रहे हैं, तो क्या होता है। बड़ा सिंपल सी पिक्चर है। तो देखिए आप, एक हम टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे सामने टेस्ट ट्यूब है। इसमें हम क्या काम कर देते हैं कि सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया। सोडियम क्लोराइड, आप सिंपल जो नमक होता है उसको ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें भरा हुआ है कंसंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, अब हमने क्या काम करते हैं कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें डालते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे, एक्चुअली सांद्र है, कंसंट्रेट है तो बड़ी सावधानी से डालना पड़ेगा। इसमें हमने डाला। डालने के बाद हमने क्या किया कि अब इसमें यहां पर एक निकास नली लगा करके ये कॉर्क फिट कर दिया, और कॉर्क फिट करने के बाद यहां पर इस कॉर्क में जो छेद होता है इसमें हमने निकास नली लगा दी। तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड है और इसके ऊपर ये भरा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सेम प्रोसेस। अब क्या होता है तो देखें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म में निकलती है। ठीक है, यह सोडियम सल्फेट लवण बनेगा। तो यहां पर जब गड़बड़ हुआ, अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो यहां पर इस जगह अब क्या बना है, सोडियम सल्फेट बना है। और यहां से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रही है। क्लियर हो गया? तो यही प्रश्न है कि जब ठोस सोडियम क्लोराइड में, ये सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, हमने ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला तो क्या होता है। तो भैया क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है। अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, संतुलित भी करना जरूरी है। सोडियम की संख्या यहां पर 2 है तो आप भी यहां सोडियम 2 कर लें। ठीक है, अब क्लोरीन यहां पर 2 है तो आप भी क्लोरीन यहां पर 2 कर लें। समीकरण बिल्कुल बैलेंस होगी। आप इनके नाम जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और यह हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी और हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी है। अब एक काम करना, अगला हमारा प्रश्न आने वाला है, यहां पर जब गैस बनेगी तो एक काम करना, आप एक सूखा, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखा ड्राई नीला लिटमस पत्र लाना। नीला लिटमस पत्र, देखें क्या होता है। बिल्कुल ड्राई लिटमस पत्र हम यहां पर लाए तो हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा केसेज, दूसरी केसेज में अब हम ड्राई नहीं लाए, अब की बार हम कैसा लाए, आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है इसको हमने थोड़ा गीला कर लिया, नमी से गीला कर लिया, पानी से भिगो लिया। अब दूसरी बार हम क्या काम करते हैं कि आर्द्र नीला लिटमस पत्र लाते हैं।
जैसे ही आर्द्र नीला लिटमस पत्र आता है तो नीला लिटमस पत्र कैसा होने लग जाता है? लाल होने लग जाता है। ये लाल होने लग गया। नीला लिटमस पत्र कैसा होने लग जाता है? लाल। मेरा अगला प्रश्न यही है कि यहां पर जब यहां पर सूखा लिटमस पत्र था, सूखा वाला नीला लिटमस पत्र था, तब तो नीला लिटमस पत्र लाल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम आर्द्र वाला लाए, गीला वाला लाए, तो वो लिटमस पत्र लाल, नीले से लाल क्यों हो गया? तो बड़ा, अब इसका भी हमें उत्तर ढूंढना पड़ेगा। देखिए प्रश्न है, शुष्क HCl गैस, शुष्क HCl गैस से नीला लिटमस पत्र लाल नहीं होता है। ठीक है, कैसा? शुष्क HCl, शुष्क HCl गैस से, ठीक है, लाल नहीं होता है, जबकि HCl का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्यों? बिल्कुल फंडा क्लियर है, दिमाग में बिल्कुल पिक्चर साफ होनी चाहिए कि जब यहां से शुष्क HCl गैस निकली थी तो उसने नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं किया था, लेकिन जब हमने लिटमस पत्र को गीला किया और जैसे ही HCl गैस इस लिटमस पत्र पे आई तो विलयन बन गया, HCl का विलयन बन गया। HCl का विलयन बनते ही उसने क्या किया कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। तो यही हमारा प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाती है, जबकि HCl का विलयन यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्यों कर देता है? इसका हमें उत्तर जानना पड़ेगा। इसका उत्तर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसका हम कारण देखते हैं। इसका कारण यह है कि जब ड्राई HCl गैस यह किसी प्रकार का इसमें वियोजन नहीं होता है, कोई आयन वगैरह नहीं देती है, ये न तो H आयन नहीं देती है, इसका वियोजन ही नहीं होता है। जब वियोजन ही नहीं होता तो अम्लता का गुण भी प्रदर्शित नहीं करती है। लेकिन वही चीज, वही HCl गैस जब पानी के संपर्क में आती है और HCl का विलयन बनता है, जब वही HCl गैस पानी के संपर्क में आती है और विलयन बनता है तो ये क्या काम करने लग जाती है कि हाइड्रोजन आयन देने लग जाती है। और ये हाइड्रोजन आयन जैसे ही बनता है तो HCl का जो विलयन है अम्लता का गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूं, इसको हम मिटाते हैं फिर अपन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर अलग है। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक गैस, इसको हमने पानी में डाला, पानी के संपर्क में आई तो ये H आयन बनेगा और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। बिल्कुल, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, दो आयन बन गए। अब चूंकि ये हाइड्रोजन आयन इतनी सक्रिय स्पीसीज है और एक प्रकार का प्रोटॉन है, ये इस रूप में कभी रहता ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन आयन तुरंत ही जल के अणुओं के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या क्या बने देखिए, एक तो हाइड्रोनियम आयन बन गया और एक क्लोराइड आयन बन गया, दो आयन बन गए। तो यह हाइड्रोनियम आयन बनने की वजह से वह विलयन अम्लता का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि शुष्क HCl में हाइड्रोजन आयन या यूं कहें कि हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसकी वजह से अम्लता का गुण प्रदर्शित नहीं होता है। तो प्रश्न हम ये देखते हैं कि क्या होता है जब अम्ल को पानी में घोला जाता है। अम्ल को पानी में घोलोगे तो क्या होगा, तो अभी हमने घोला तो है, पानी में तो घोला है, दोबारा देख लेते हैं। जब HCl को, अब देखना HCl को, HCl गैस है, इस अम्ल है, अम्ल को हमने किस में घोल दिया, पानी में घोल दिया, तो क्या होगा,
जब HCl को पानी में, क्या होता है जब अम्ल को जल में घोला जाता है, हमारा टॉपिक भी वही था। जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो अभी हमने क्या देखा था, कौन सा आयन बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, अब बच्चों यह एक प्रकार की, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इन दोनों प्रक्रमों को जब हम क्षार भी पढ़ेंगे और अम्ल भी पढ़ेंगे दोनों को, तो एक साथ देखेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों हैं। ठीक है, अब बताइए, मेरा प्रश्न यह है कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन बनता है, तो हम क्या जवाब देंगे, हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन। बहुत सारे स्थिति में ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है HCl को जब H और क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन। लेकिन बच्चों ये हाइड्रोजन आयन एक अस्थायी स्पीशीज है, प्रोटॉन है, ये इस रूप में रहता नहीं है, तो इसलिए कभी भी इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये तुरंत जल के अणुओं के साथ बंध बनाता है। जल के अणुओं के साथ जैसे नए बंध बनाता है, इसकी वजह से इसका जो आयन का जो सूत्र है वो सूत्र बदल जाता है। तो इस हाइड्रोजन आयन को H+ के रूप में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम, या तो दो तरीके हैं हाइड्रोजन आयन को। यदि आप हाइड्रोजन आयन के रूप में लिखना चाहते हैं तो H+AQ, मतलब एक्वस, या तो ऐसे लिखें, ये सही माना जाएगा, या फिर H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखें आप। ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखें। इस फॉर्म में केवल हम नहीं लिखते हैं, ज्यादातर केसेज में चलन रूप में लिख देते हैं, बाकी ये तरीका गलत है। आप H+ आयन भी लिख रहे हैं तो इसको एक्वस, जलीय विलयन जरूर लिखें कि जलीय विलयन में घुला हुआ है। अब एक अगला प्रश्न हम ये देखें, अगर क्षार को जल में घोला जाए तो क्या होगा, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे एक मित्र हैं नवनीत नौसालिया, बहुत अच्छे मित्र हैं, स्वभाव इतना सरल और सीधा स्वभाव है और बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और कई बार हम ट्रेनिंग में वगैरह में कई बार मिल चुके हैं। हम आए दिन जब भी सेमिनार होती है साइंस की, या हमारी ट्रेनिंग्स होती है, कहीं उदयपुर वगैरह कहीं भी जाना होता है, तो लगभग हम दोनों का नंबर साथ ही आता है, तो हम जाते रहते हैं NCERT और SIERT जो उदयपुर में है वहाँ पे। तो ये नवनीत नौसालिया जी के बारे में मैंने पूछा, मैंने कि भाई आपके जो तुरखड़ी के बच्चे हैं क्या वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई संडे का दिन था, संडे को हम मिले थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मैंने कहा कमेंट तो करते ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चलता कि भाई वो बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने कहा नवनीत जी, बच्चों से कहना कि यदि वीडियो देखें तो कमेंट करें कि हम इस स्कूल से हैं, तो मुझे भी क्या कि खुशी मिलेगी कि यार वास्तव में तुरकड़ी तक के बच्चे को हमारी जानकारी जा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुशी मिलेगा। भाई जितना ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे स्वाभाविक सी बात है, मुझे तो खुशी मिलनी है कि यहाँ के भी हैं बच्चे। इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट नागौर तक के मुझसे जुड़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक हम आ रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, सभी तुरकड़ी के सभी बच्चों से मेरा यूँ मानो कि आप आग्रह है कि अपनी एक बार उपस्थिति जरूर बताना, कि जब भी आप वीडियो देखें तुरंत आप बताएं कि यस सर, कमेंट करें, यस सर आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तुरकड़ी, डिस्ट्रिक्ट बूंदी, कि हम बूंदी जिले के तुरकड़ी विद्यालय से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, है ना। अरे मेरे तुरकड़ी ही नहीं, कोई भी बच्चे हो जहाँ जिस स्कूल से देख रहे हों, तो मैं क्या है कि कमेंट जब भी पढ़ाऊंगा तो उनके बच्चों के नाम मुझे लेने में बहुत खुशी होगी कि आज इनका कमेंट ही आया, इन्होंने ये बात पूछी थी, इन्होंने ये बात पूछी थी। जब कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं भी क्या है कि थोड़ा मैं भी ढीला पड़ जाता हूँ, तो मुझे भी बातचीत करने का फिर आनंद नहीं आता है कि अब बातचीत करें तो क्या करें। अब जैसे मान लो कोई कमेंट किया हो और किसी ने कमेंट किया और फिर मुझे उसका रिप्लाई देने में कि हाँ यार वो बच्चे ने ये एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछा था तो उसका मुझे उत्तर भी देना होगा, उस बच्चे के साथ ये समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी करना है। तो बच्चों आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम
और अपने जिले का नाम जरूर लिखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अब हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न ये चल रहा था, क्षार को जल में घोला जाए, किसी भी क्षार को जल में घोला जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? पहला प्रश्न यही है कि किसी भी क्षार को जल में घोला जाए तो क्या होगा। तो या एक इसी प्रश्न को हम थोड़ा घुमा के इस तरह लिख देते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कुछ कास्टिक सोडा कहते हैं, को जल में घोला जाए तो क्या होगा। तो ले लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। या आप देखना क्या हुआ कि या आपने जल ले लिया इसमें बीकर में, ये बीकर है, बीकर में आपने क्या भर लिया, पानी भर लिया, और यहाँ पर आपने ये प्लेट्स हैं कास्टिक सोडा की, ये आपने इसमें डाल दी, ठीक है, डाल दी। और फिर क्या किया कि आपने एक साथ नहीं डाला, जितना भी बहुत धीरे धीरे डालते हैं अपन, और धीरे धीरे डाल के इसको कांच की छड़ से लगातार धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। तो हिलाते रहो तो क्या होगा, क्या होगा, घुल जाएगा। और तो क्या होगा, एक तो ये सोडियम जो कास्टिक सोडा है ये पानी में घुल जाएगा, एक कैसा विलयन देगा, कलरलेस विलयन देगा। कलरलेस जैसा पानी था वैसा का वैसा ही दिखेगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये इसको आप टच करके देखेंगे, अब ये जो बीकर को आप टच करके देखना तो आपको ये गर्म लगेगा। गर्म लगने का कारण, ये कारण बता सकते हो कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। अब तो क्षार को जल में घोला जाए तो क्या होगा, हमारा प्रश्न ये है। तो हम कई सारे क्षारों को जल में घोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये वियोजित हो जाता है, वियोजित। तो सोडियम धनायन बनता है और हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनता है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा वाला, यदि क्षार अगर मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यदि घोल रहे होते तो पोटेशियम धनायन बनता और हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनता। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करें तो इस केसेस में मैग्नीशियम धनायन बनता और हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनता, ठीक है। तो जब क्षार को जल में घोला जाता है तो हम क्या देख रहे हैं, कौन से आयन बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड AQ। तो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि जब क्षार को जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन बनता है, क्योंकि सिंपल सा उत्तर है, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। जब क्षार को जल में घोला जाता है तो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि सर ये तो टूट रहा है, तो जब टूटने में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहां से आ गई। जब कोई भी चीज टूटती है तो वो तो अपघटन जब भी होता है तो ऊष्मा का तो अवशोषण होता है सर। एक लॉजिकली प्रश्न है, जब कोई चीज टूटती है, अपघटन होता है, कोई चीज टूटती है तो ऊष्मा तो देनी पड़ती है। तो यहां तो ये टूट रहे हैं, टंग टंग, दो भागों में टूट गए, ये वाला भी टूट गया, देखो। अरे जब टूट रहे हैं तो ऊष्माक्षेपी हो कैसे सकती है। पहले आज हम इस प्रश्न पे थोड़ी चर्चा करते हैं, 1 मिनट की चर्चा है, तो दिमाग में एक ये हमारे सामने ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। तो देखो, इस पर हम वापस रोक के इस पर चर्चा करेंगे वापस। पहले हम रोकने की बात, इस पे बात करते हैं कि देखो, जब बच्चों क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये बात तो क्लियर है
कि सोडियम धन आयन बनता है, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बनता है। ये तो वियोजन हो गया, टूट गया। टूटने का मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। साथ ही इसमें नए बंध भी बनते हैं, और ये जो सोडियम का जो आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आयन तुरंत जल अणुओं से घिर जाते हैं, और ये नए बंध बनने की वजह से ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन भी किससे घिर जाता है? जल अणुओं से घिर जाता है। तो यहां पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आयन रहते हैं। तो अम्ल में अम्लता का गुण क्यों पाया जाता है? एक प्रश्न था, क्योंकि उसमें कौन सा आयन रहता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से। क्षार में क्षारकता का गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।